आज की क्लास में हम क्रिया शारीर का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है दोषों के स्थान। इसके पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हो गया है। तीसरा नंबर का चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दोषों का कार्यक्षेत्र एवं स्थान विशेष की अवधारणा को समझाइए। देखिए, थ्योरी वही है, क्वेश्चन फॉर्मेट में करने से आपको ये समझ आता है कि यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। सिंपल क्वेश्चन तो वही है, दोषों के स्थान, वात के स्थान कौन कौन से हैं, पित्त के कौन है, कफ के कौन है, वात पित्त कफ के विशिष्ट स्थान कौन कौन से हैं, पूरा थ्योरी वही है। बस यहाँ पर क्वेश्चन को वो ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि दोषों का कार्यक्षेत्र क्या है, कि दोष केवल पर्टिकुलर उसी स्थान में रहते हैं, क्या उसी स्थान पे कार्य करते हैं, या फिर उस स्थान में रहते हुए सार्वदैहिक कार्य करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि दोष किसी पर्टिकुलर स्थान में नहीं रहता, उसका पर्टिकुलर यानी मुख्य स्थान तो वो है, लेकिन उसके साथ साथ सारे शरीर में रहता है वो, लेकिन मुख्य रूप से उस स्थान पर पाया जाता है, और उस स्थान पर पाए जाने के साथ साथ सारे शरीर में उसका काम चलता है। ठीक है, उसकी अवधारणा, स्थान विशेष की अवधारणा हमको समझाना है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो दोषों का कार्यक्षेत्र समस्त शरीर है। शरीर में इनकी क्रियाएं निरंतर अबाध गति से रहती हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो लिखा है थ्योरी टिप ऑफ टंग रटना नहीं है, क्योंकि आप अब इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो पूरा का पूरा वही का वही लाइन टू लाइन शब्द शब्द तक याद करते थे। वैसा नहीं करना है, बस आपको ये समझना है ना। तो दोष सारे शरीर में रहते हैं, पर एक स्थान विशेष में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और उनका कार्यक्षेत्र सारे शरीर में होता है। समस्त शरीर में संचार करने वाले वात पित्त कफ के लिए शरीर के समस्त स्रोत मार्ग हैं। तो वात पित्त श्लेष्माणः पुनः सर्व शरीर चराणाम, हिंदी का ही संस्कृत बना दिया। क्या बना दिया कि वात पित्त श्लेष्मा जो होता है पुनः सारे शरीर में विचरण करता है। तो वात पित्त श्लेष्मा पुनः सर्व शरीर चराणाम, हिंदी का संस्कृत हो गया, आराम से याद भी हो जाएगा। और क्या करते हैं, सर्व श्रोतांश भूतानिति, सर्व श्रोतांश अयन भूतानिति, इनका सारा शरीर सारे श्रोतस अयन है, मार्ग है। याद रहे तो कर लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये श्लोक की याद ही करना हो, बस आपको हिंदी में लिख देंगे तो काम चल जाएगा। साम्य अवस्था और स्थूल अवस्था क्या होती है, तो पहले समझ ले। साम्य अवस्था यानी जब दोष साम्य अवस्था में हो, वात पित्त कफ की क्षय वृद्धि ना हो, इक्वल हो, तो हमारे शरीर में ये क्या करते हैं, प्राकृतिक अवस्था में हमारे शरीर को बनाए रखते हैं, यानी आरोग्य का कारण होते हैं। जब भी ये दोष विकृत अवस्था में हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रोगों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो साम्य अवस्था में दोषों की क्रियाएं सूक्ष्म अप्रकट रहती हैं। दोष अगर साम्य है तो हमारी बॉडी में कोई भी क्रियाविधि ऐसी नहीं दिखाई देगी कि हैवीनेस लग रहा है, मतलब कफ की वृद्धि हो गई है, या फिर जॉइंट पेन हो रहा है यानी वात की वृद्धि, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, यानी अप्रकट रूप में रहते हैं लक्षण, हमें इनका भान ही नहीं होता। यद्यपि क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। जब इनकी असाम्य क्रियाओं का प्रभाव शरीर में प्रकट हो जाता है वह स्थूल अवस्था है। इस अवस्था में शरीर के जिन स्थानों पर दोष की क्रियाशीलता विशेष रूप से प्रकट होती, उन्हें दोष के स्थान विशेष कहते हैं। तो सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्माण ही सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभानि कुर्वन्ति, चरक सूत्र अध्याय 20 का है। तो इसको मैं लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, डायरी में नहीं याद करिएगा, ऊपर वाला भी नहीं याद करना, ये भी नहीं याद करना है। जहां पर स्पेशली बोलूंगी कि ये श्लोक डायरी में लिखो, वही आपको याद करना है। ठीक है, तो सभी सारे शरीर में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैं नहीं बोल रही हूँ इसको करने का। सर्व शरीर में वात पित्त श्लेष्मा ही सर्वस्मिन् शरीर, सारे शरीर में रहते हैं। कुपित अकुपित होने पर शुभ अशुभ काम ये करते हैं, अर्थात कुपित अकुपित होकर समस्त शरीर में व्याप्त वात पित्त कफ शरीर में शुभ और अशुभ क्रियाओं के कारण होते हैं। साम्य अवस्था में शुभ और असाम्य अवस्था में अशुभ क्रियाओं को करते हैं। तो एक बार ऐसा फ्लो चार्ट भी आप शुरुआती में बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन शुरू हुआ थोड़ा सा लिखा, उसके बाद साम्य अवस्था असाम्य अवस्था अगर आपको शो करना है, फ्लो चार्ट बना के फिर उसका डिटेल लिखना शुरू करना, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोषों का कार्यक्षेत्र क्या है, समस्त शरीर है। क्रियाएं साम्य अवस्था यानी
सूक्ष्म अवस्था, असाम्य अवस्था यानी स्थूल अवस्था हो जाती है। साम्य अवस्था में हमारी जो क्रियाएं हैं निरंतर चलती रहती हैं, पर अप्रकट अवस्था में रहती है, क्रियाओं का भान नहीं होता है ना। और इस अवस्था में दोष शुभ यानी हितकर शारीरिक क्रियाओं के कारण होते हैं। यहाँ पे विशेष स्थानों पर प्रकट होंगे, अशुभ काम करेंगे और क्रियाओं के कारण रोग उत्पन्न करेंगे, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा दोषों का कार्य क्षेत्र और स्थान विशेष की अवधारणा को समझाना था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, वात के स्थानों का वर्णन कीजिए, वात के विशेष स्थान कौन सा है, क्यों है। तो ये श्लोक की डायरी में लिखना है। वात पित्त कफ के पहले तो गुण का श्लोक, आगे जाके पढ़ाऊंगी, वो शायद अभी नहीं आया है ना। तो गुण का श्लोक याद करना, वात पित्त कफ चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का रेफरेंस है। वात पित्त कफ के स्थानों का रेफरेंस चरक सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर है, तीनों के तीनों श्लोक याद होना चाहिए। फिर 18वां चैप्टर चरक सूत्र स्थान का वात पित्त कफ के कर्म का श्लोक। तो आज के आज वात पित्त कफ का गुण, कर्म, स्थान, ये 3, 3, 6 तीनों श्लोक आपको डायरी में लिखे होना चाहिए और आज से ही याद करना शुरू करो। अभी मैं तरीका बता रही हूं कैसे याद करना है, ठीक है। याद ही करना है, हर एग्जाम में वात पित्त कफ ही तो आएगा फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो वात कहाँ रहता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कुछ, हाँ, विषय प्रवेश जो पहला चैप्टर था उसमें सुपरफिशियल पढ़ लिया था। अमाशय वात का स्थान पक्वाशय चरक का, फिर अमाशय पित्त का, उरह प्रदेश कफ का। तो यानी पक्वाशय, अमाशय, उरह प्रदेश, यानी कि पक्वाशय यानी पूरा अधो पार्ट, हमारी बॉडी का अधो भाग में कौन रहता है, वात रहता है। अब ये वात अधो में कौन कौन सी और चीजें आती हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिए। वस्ती है, ये ब्लैडर बन गया, ठीक है। पुरीषाधान इंटेस्टाइन बन गया। ये कहाँ रहता है, ये ब्लैडर कहाँ रहता है, हमारी बॉडी के कटी प्रदेश में, पेल्विक कैविटी में रहता है। कहाँ हो गया, ये पेल्विक कैविटी बना दिया। फिर पेल्विक कैविटी को ही आगे जाके हमने सख्ती यानी पैर बना दिया, पैर से आगे जाके पाद बन गया, ठीक है। हो तो गया पूरा याद, कितना सरल था। देखो, वस्ती, पुरीषाधानम, कटी, शक्ति, पाद, अस्थिनी, पाद और अस्थियां। अब पैर में क्या है, हड्डियां हैं। हड्डियों के अंदर कौन रहता है, आश्रय आश्रय भाव अष्टांग संग्रह का है कि वात दोष अस्थि के अंदर आश्रित रहता है। हो गया, बहुत सिंपल था। तो हमने एक डायग्राम के थ्रू श्लोक याद किया, एक बार और रिपीट करो। वस्ती पुरीषाधानम, कटी शक्तिनी, पादस्थीनी च वात स्थानानि, ठीक है। तत्रापि पक्वाशय विशेष स्थानम, क्या है इसमें, पक्वाशय विशेष स्थान, तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थानम। ऐसा 2-3 बार लिखना, मुझे लगता है अभी के अभी आपको याद हो गया होगा, है ना। तो पक्वाशय वात का विशेष स्थान है। हो गया, वस्ती पुरीषाधानम, कटी शक्तिनी, पादस्थीनी वात स्थानानि, तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थानम। वात कंप्लीट, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेन करना 2-3 बार मैंने कर ही दिया, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। तत्र समासेन वाता श्रोणी गुद संश्रय। अब आपको एक श्लोक आपने चरक का याद कर लिया, सुश्रुत का, बागभट का याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, सुश्रुत का श्रीमान जी 1 पाव आम तो दे दो, तो श्री श्रोणी गुद संश्रय वात का है, पाव से पक्वा अमाशय मध्य पित्त का है, और अमाशय किसका हो जाएगा, कफ का हो जाएगा, है ना। तो ये आप सिंपल सुश्रुत का रेफरेंस देके लिख सकते हो कि सुश्रुत जी ने वात का स्थान श्रोणीगुद संश्रय बताया है। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, अगर छोटा सा ही याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो लोड नहीं लेना। फिर अगला आता है अष्टांग हृदय का। तो अष्टांग हृदय का भी श्लोक नहीं याद करिएगा, सिंपल वही कि अष्टांग हृदय ने वो पना बनाकर सुअर को खिला दो, पना, पासे पक्वाधान, इतना लिख देना विशेष स्थान। बाकी हमको नहीं याद करना है, रिटन एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको एक एक चीज नहीं याद कराई जाती, वहां पे केवल इतना ही बताएंगे कि मतलब पूरा वात का चरक का तो पूरा टिप ऑफ टंग याद करेंगे हम। सुश्रुत और बागभट में कौन कौन सी चीजें अलग बताई हैं, बस यही हाईलाइट कराएंगे वहां पे, है ना। तो अभी आपको जरूरत नहीं है तो नहीं करिएगा। इन्होंने पक्वाधान को विशेष रूप से वात का स्थान बताया है। बस स्पर्श, श्रोत स्पर्श नेन्द्रिय, ये इनका अलग है, क्योंकि ऐसा चरक ने नहीं बताया। देखिए, चरक ने भी नहीं बताया, ना ही
सुश्रुत ने बताया। तो जरा क्रिया शारीरिक के नोट्स निकाल लेते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा साथ साथ समझ में भी आ जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये देखिए, तो कल मैंने आपको ये याद कराया था किस आचार्य का, ये पीजी के नोट्स हैं, पीजी की तैयारी जिसमें से हम आपको कराते हैं। तो चरक का पक्वाशय, चरक का पित्त का आमाशय, कफ का उरहा प्रदेश। श्रीमान एक पाव आम तो दे दो, पना बनाकर सुअर को खिला दो। ये हो गया बस्ती परिषदान कटी शक्ति पादस्थीनी चरक का हो गया। सुश्रुत का भी सेम टू सेम वही है। अच्छा ओके, सुश्रुत ने भी बोला, ये पूरा श्लोक वहां नहीं लिखा था। सुश्रुत ने भी श्रोत स्पर्श नेन्द्रिय बोला है, बागभट्ट ने भी श्रोत स्पर्श नेन्द्रिय बोला है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही याद कराया जाता है जो अलग है, बाकी का सेम है वो हमको नहीं याद करना। बागभट्ट ने पक्वाधान मुख्य रूप से बोला है। अब काश्यप ने, ये और लिख दोगे और अच्छे नंबर आएंगे, काश्यप ने वात का स्थान अस्थि मज्जा बोला है, मज्जा भी है साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अस्थि के अंदर ही तो मज्जा भरा रहता है, तो मज्जा वात का स्थान क्यों नहीं होगा? ये काश्यप ने बोला है, बाकी चरक ने नहीं बोला। मज्जा में तो कफी बोला है, आश्रय आश्रय भाव किसने? अष्टांग संग्रह ने, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? साथ ही साथ याद करेंगे। पित्त में दृष्टि त्वक हो गया, है ना, इनका भी दृष्टि त्वक हो गया। और कफ में क्या हो जाएगा? कफ में सुश्रुत का, अभी इधर नहीं लिखा सुश्रुत का, यहाँ पे बागभट्ट का देखो, घ्राण और जिह्वा, हो सकता दिया हो पर इधर नहीं लिखा है। अब हम याद करते हैं। तो मैंने आपको क्या याद कराया था? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमेशा हम महाभूत का क्रम याद करते हैं। इसमें हम क्या याद किए थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ऐसे याद किए थे। तो ऊपर वाला शब्द और स्पर्श किस में चला जाएगा? वात में चला जाएगा। शब्द यानी किससे सुनते हैं? श्रोत। अब इसको इंद्री में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध उतनी फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंटली पढ़ लेते हैं, पर हम ये नहीं पढ़ पाते श्रोत स्पर्श नेन्द्रिय वगैरह। तो इनको इंद्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो शब्द यानी श्रोत, स्पर्श यानी स्पर्श नेन्द्रिय वात में हो गया। फिर पित्त में दृष्टि और त्वक हो जाएगा, यानी कि वायु का ओवरलैपिंग कर दिया, वायु का ओवरलैपिंग। शुरुआत के दो, फिर दूसरे से तीसरा किसमें हो जाएगा? दृष्टि यानी रूप, है ना, त्वक यानी स्पर्श नेन्द्रिय, तो यहाँ पे पित्त में हो गया। फिर लास्ट के बचे दो, घ्राण, रस किससे टेस्ट हम लेंगे? जिह्वा से, और गंध को घ्राण, ये कफ में हो जाएगा। वस वात और पित्त को ओवरलैपिंग कर दिया, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा पांचवा। यही आपको अलग से याद कराया जाएगा वहां पे, ठीक है। वापस आ जाइए। तो ये हमने अलग अलग याद कर लिया, तो आप ऐसा वहां पे लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। विशेष स्थान क्या है? पक्वाशय और उसका कारण, ये भी पूछा था कि वात का विशेष स्थान पक्वाशय ही होने का कारण क्या है। तो देखिए समझते हैं। वात की प्रमुख क्रिया मल मूत्र का निष्कासन कराना है, जिसका मुख्य स्थल क्या है? श्रोणी और पक्वाशय है ना, क्योंकि मल मूत्र को निकालना पेल्विक कैविटी वाले रीजन में ही तो मिलता है। वस्ती हमारा पक्वाशय वहीं पर रहता है ना, पक्वाशय, तो सारी चीजें वहां पे है, तो वो निकालने का काम करता है, तो उसको वहीं पर रहना पड़ेगा ना। जैसे किसी मुखिया को काम कराना है तो ऑफिस में तो रहना पड़ेगा, भले ही वहां से रहते हुए वो सारी जगह को कंट्रोल करता, लेकिन रहना तो वहीं पे पड़ेगा, ठीक है। पक्वाशय के शुद्ध होने पर आहार का पाचन, पुरुष का सम्यक निष्कासन, वातज रोग शांत हो जाते या तीव्रता घट जाती, इसलिए पक्वाशय वात का विशेष स्थान है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला तीसरा क्वेश्चन और पढ़ेंगे। पित्त के स्थानों का वर्णन कीजिए, विशेष स्थान पर 3 संहिताओं का मत लिखिए। तीनों संहिताओं का मत भी हमको लिखना था। तो हमने एक टेबल पढ़ लिया, उसी में सारी चीजें, इसीलिए तो देखो, इसीलिए हम बोलते कि प्री पीजी में हम आपको 80% कवर कराते। वहां पे संस्कृत में लिखा, शॉर्ट में लिखा, उसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दोगे तो आपका रिटर्न एग्जाम का बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब इसको याद करना था, जैसे मैंने अभी याद कराया था, वस्ती पुरुषाधानम कटी शक्तिनी पादस्थीनी वात स्थानानी
तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थानम। एक याद हो गया, अब पित्त याद करते हैं। तो पित्त के गुण का श्लोक क्या है? सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु द्रव। और हम ये भी पढ़ते हैं कि रक्त का मल क्या है? पित्त है, यानी पित्त लिक्विड है, यानी कि पित्त लिक्विड चीजों में रहेगा। जैसे पित्त लिक्विड है तो लिक्विड चीजें कौन सी हैं? स्वेदो, रसो, लसिका, रुधिर, है कि नहीं है? जो रक्त है वही पित्त है, ऐसा हम बोलते हैं। तो किसमें रहेगा? रक्त में। रस से क्या बनता है? रक्त बनता है कि नहीं? रस से रक्त बनता है। और पित्त कैसा होता है? गर्म होता है, पसीने को भी निकालता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं आपको पहले याद करा रही हूँ कि कौन कौन सी चीजों में पित्त पाया जाता है। उसके बाद हम श्लोक याद करेंगे। ये श्लोक तो हमको उसी क्रम में लिखना पड़ेगा, रस रक्त से हम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो लिक्विड क्या है? रस से रक्त बना, रक्त से क्या बन जाता है? प्लाज्मा, लसिका बन जाता है। ठीक है, पसीना निकलता है क्योंकि गर्म होता है। और अमाशय मैंने आपको पहले ही याद करा दिया था, पक्वाशय, अमाशय, उरह प्रदेश। तो अमाशय पित्त का स्थान है। क्लियर हो गया? पित्त स्थानानि तत्रापि अमाशय विशेषण पित्त स्थानम। वहां पे पढ़ा था तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थानम। पहली लाइन, लास्ट वाली लाइन तो आपको यूं ही याद हो जाती। अब सीक्वेंस से जमाओ। स्वेदो रसो, देखो पसीना आया, बहुत ज्यादा पसीना आया, तो हमने बोला चलो जरा जूस पीकर आ जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे रस हो गया। तो स्वेदो रसो, रस के जैसा ही तो हमारा प्लाज्मा यानी लसिका है। तो स्वेदो रसो लसिका रुधिरम, इतना ही तो याद करना था, 4 लिक्विड। स्वेदो रसो लसिका रुधिरम अमाशयश्च पित्तस्थानानि, अमाशय तो था, अमाशयश्च पित्तस्थानानि तत्रापि अमाशयो विशेषण पित्तस्थानम। हुआ कि नहीं? याद हुआ? कमेंट करके बताना हुआ कि नहीं। और सभी को ये भी बताना है कि मैडम हमने डायरी बना ली है, हम श्लोक याद करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए बात माना करो यार, थोड़ा सा मानना चाहिए, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। तो स्वेद रस लसिका रक्त अमाशय पित्त के स्थान, इसमें भी अमाशय ग्रहणी सहित क्षुद्रांत पित्त का विशेष स्थान है। तत्र शोड़ी और सुश्रुत और बागभट का हमको क्या लिखना? वही श्रीमान जी एक पाव आम तो दे दो। तो श्रोणी गुद संशयावात का पक्वामाशय मध्य पित्त का, इतना ही लिख देना, काम चल जाएगा, है ना। श्रोणी गुद उभय नाभि पक्वाशय पक्वामाशय मध्य पित्त से, इतना पक्वामाशय के मध्य पित्त है, नहीं याद करिएगा। ठीक है, फिर अष्टांग हृदय का आता है, पन्ना बनाकर सु करो। पन्ना, ना से ना भी हमको याद करना था, क्योंकि बाकी का चरक के जैसा है, चरक के जैसा, चरक के जैसा, चरक के जैसा, है ना। द्रक स्पर्शन मैंने आपको पहले याद करा दिया था, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं। सुश्रुत में भी द्रक स्पर्शन लिख देंगे और पक्वामाशय मध्य। अष्टांग हृदय का द्रक स्पर्शन लिख देंगे और एक्स्ट्रा नाभि, मतलब सुश्रुत ऐसा लिखेंगे आप कि चरक, आचार्य चरक के अतिरिक्त इन्होंने ये भी माना है, यानी चरक का जैसा उन्होंने तो माना है पर ये अतिरिक्त माना है। एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर भी देगा और आपकी प्री पीजी की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो नाभि अमाशय स्वेद लसिका रक्त चक्षु तथा त्वचा ये पित्त के स्थान है। इसमें नाभि विशेष स्थान है। नाभि का अर्थ वह नाभिशित जिसमें ग्रहणी सहित क्षुद्रांत स्थित है। विशेष स्थान पर तीनों संहिताओं का मत, जो कि हम कई बार बता चुके हैं अभी आपको। चरक ने अमाशय, सुश्रुत ने पक्वामाशय मध्य और बागभट ने नाभि। ठीक है, तीनों के श्लोक ट्रिक हम आपको बता दिए थे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कफ के स्थान का इस लेक्चर का, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, है ना। तो कफ के स्थानों का वर्णन कीजिए। कफ का विशेष स्थान कौन सा है? जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। क्या पढ़ा था हमने? वस्ति पुरीषाधानम कटी सक्तिनी पादस्थीनी वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। याद हो गया? दूसरा, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम अमाशयश्च पित्तस्थानी तत्रापि अमाशयो विशेषण पित्तस्थानम। अब हम आते हैं कफ के स्थान पर। तो कफ क्या होता है? कफ का काम क्या होता है? कफ के गुण क्या होते हैं? गुरु स्निग्ध है, मधुर है, इस टाइप का गुण होता है ना। अभी गुण का शायद मैंने श्लोक आपको याद नहीं कराया, याद कराऊंगी, है ना। तो ऐसे ही होता है। और कफ हमने क्या पढ़ा? उरहा प्रदेश, उरहा प्रदेश में रहता है। तो उरहा प्रदेश में और कौन कौन सी चीजें आती हैं? या ऊर्ध्व जत्रुगत रहता है। उरहा प्रदेश तो हो गया, उसके नजदीक हमारा कौन सा पोर्शन है? फेज वाला पोर्शन है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा उरहा।
ये तो उर था, थोड़ा सा आगे बढ़े ग्रीवा आ गई, ग्रीवा आ गई, ग्रीवा से थोड़ा सा आगे बढ़े सिर प्रदेश आ गया। तो उरहा ग्रीवा शिर नहीं बोला, उरहा शिरो ग्रीवा, थोड़ा सा श्लोक जमाने में अच्छा लगे ऐसा बनाए हैं चरक जी, है ना। तो उरहा शिरो ग्रीवा। और आप सभी को पता है आपके जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, पर्व हैं, उसमें कौन रहता है, श्लेषक कफ रहता है जो संधियों को संश्लेषण करता है। तो पर्व में, ज्वाइंट्स में यहाँ पे वात नहीं हो रहा, वात की तो वृद्धि होती है जब वो डिफॉर्मिटी, अस्थि के अंदर, पाद अस्थि नहीं, हड्डियों के अंदर वात रहता है, पर पर्व यानी ज्वाइंट्स के अंदर कफ रहता है। क्योंकि इनका जो सॉकेट है उनको क्या चाहिए, साइनोवियल फ्लूइड चाहिए, तो वो कौन पूर्ति करता है, श्लेषक कफ पूर्ति करता है। समझ आ रहा है मेरी बात। ये प्री पीजी के एग्जाम में पूछा जाएगा, अस्थि में किसका स्थान, वात में, वात का। पित्त पर्व में किसका स्थान, तो कफ लगाओगे आप, पर्व में आप वात नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उरहा शिरो ग्रीवा पर्वण्य आमाशयो, आमाशय भी है, आमाशय अन्य स्थान है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आचार्य चरक ने आमाशय को पित्त का मुख्य स्थान बोला है और कफ का अन्य स्थान बोला है। आमाशयो, और जो मेद है वही कफ है, जो रक्त है वही पित्त है, ये सर्वसामान्य चीज है, ऐसा हम जनरली बोलते रहते हैं, है ना। तो मेद के समान धर्मी एकदम कफ होता है। तो मेदश्च श्लेष्मणः स्थानानि, एक बार और, पुरहा शिरो ग्रीवा पर्वण्यमाशयो मेदश्च श्लेष्मणा, मेदश्च श्लेष्म, आमाशय में समझ लो, आमाशय बहुत बड़ा, इतना बड़ा फैट आमाशय में लगा हुआ है। तो आमाशय मेदश्च श्लेष्मणा स्थानानि तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्मणा स्थानम। याद हो गया, तीनों चीजें याद होनी चाहिए, उरहा शिरो ग्रीवा पर्वण्यमाशय मेदश्च श्लेष्मणा स्थानानि तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्मणा स्थानम, ठीक है। हिंदी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, उरा बोला, इन्होंने सुतराम उरा बोला, उरा सुतराम उरा एक ही चीज होती, कोई अलग चीज नहीं है, उरा कंठ शिरा क्लोम। अब इन्होंने क्लोम वगैरह तो नहीं बताया, इतना माइनर सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। क्लोम अलग है इनका, पर वही है अमाशय। अब देखो रस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रस नहीं था, था कि नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो आचार्य बागभट्ट ने रस को पित्त का भी स्थान बोला है और किसका, कफ का भी स्थान बोला है, पित्त का भी स्थान, कफ का स्थान। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हाईलाइट कराया जाता है आपको, है ना। तो कौन कौन सा लिख लो, बागभट्ट जी ने रस को पित्त का, कफ का, दोनों का स्थान बोला है। बाकी घ्राणम जिह्वा तो मैं आपको याद करा के आ चुकी हूँ, तो स्पेशल चीजें आप ये पॉइंट डाल के लिखेंगे कि आचार्य चरक के अलावा अष्टांग हृदय ने रस को भी कफ का स्थान बोला और घ्राण जिह्वा को भी बोला है, ठीक है। चलिए, तो ये विशेष स्थान उरा वक्ष उसका कारण है। कफ की प्रमुख क्रियाएं क्लेदन करना यानी अन्न का आर्द्रीकरण करना होता है। मुख से आमाशय पर्यंत अन्न प्रणाली वक्ष में स्थित है, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल यानी क्या बोलते, अन्न प्रणाली स्थित है। तो इस भाग की भित्तियों में शारित श्लेष्मा अंश अन्न का क्लेदन, तो यहाँ पे जो म्यूकस होता है, म्यूकस कौन जनरेट करता है, कफ जनरेट करता है ना। तो अन्न को क्लेदन करने के लिए म्यूकस की जरूरत पड़ती है जो कफ है ना। तो जिससे आगे की पाक क्रिया सफल होती, कफ की विकृति से सर्वप्रथम यही क्रिया प्रभावित होती, अतः उरहा व आमाशय कफ का विशेष स्थान है। आमाशय तो हम कफ का विशेष स्थान नहीं बोलेंगे, उरहा प्रदेश बोलेंगे, किसका, चरक के अनुसार, है ना। शी एक पाव, पक्वा आमाशय मध्य, तो यहाँ पे आमाशय को नहीं करना है, आमाशय अन्य स्थान में आ जाएगा। अगर रिटर्न एग्जाम में लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा है कि किसी ये कफ का सुश्रुत जी ने बोला है विशेष स्थान, श्रोणि को संशय, पक्का आमाशय मध्य और आमाशय, है ना। तो ऐसा आप लिख भी सकते हो, गलत नहीं है, पर चरक के हिसाब से नहीं है ये, है ना। चरक ने ये बोला है, लिख देना, सुश्रुत का रेफरेंस दे देना, आचार्य सुश्रुत ने। हाँ, अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, किस आचार्य ने आमाशय को कफ का विशेष स्थान बोला, तो सुश्रुत ने आमाशय को कफ का विशेष स्थान,
चरक जी ने अमाशय को पित्त का विशेष स्थान। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करा दूंगी। हाँ, त्रिदोषों के विशेष स्थान, उनका शारीरिक कारण विस्तार से समझाइए, तो यहाँ से हम कल पढ़ लेंगे। और हाँ, जो चीज मैंने बोला है, श्लोक याद कराया है, कमेंट करके अभी के अभी आपको बताना है कि आपको इस तरीके से श्लोक याद हो रहा है और आपने डायरी बनाई है, आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।